जी, चैप्टर नंबर 7 बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। इस चैप्टर के अंतर्गत हम संस्कृतों का विस्तार समझेंगे, किस प्रकार से एक देश में उस संस्कृति का विस्तार हुआ, उस संस्कृति को एक बढ़ावा मिला ताकि वो अपना फैलाव कर सके। इसी में सबसे हम वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में पढ़े तो हम वर्ल्ड के ही चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें जो आता है सबसे पहले यूरोप के आते हैं। यूरोप में सभ्यताओं में किस प्रकार से अंतर आया, परिवर्तन आया और वहाँ की संस्कृति किस प्रकार से अपना तख्तापलट कर गई। अगर अब देखा जाए तो यूरोप के अनेक देशों में नगरों का निर्माण होना शुरू हो गया था, उनकी संख्या बढ़नी शुरू हो गई थी, जिसके कारण वहाँ पर एक विशेष प्रकार की सभ्यता भी उभरने लगी थी। माना जाता है कि फ्लोरेंस और वेनिस, जहाँ पर रोम कला और ज्ञान का केंद्र होना शुरू हो गया था, वहाँ पर नॉलेज दी जाती थी और वहाँ पर अलग अलग क्रियाकलाप भी करवाए जाते थे। उन सब का जो फ्लोरेंस और वेनिस है, जो कि यूरोप में है स्थित, वो दोनों एक केंद्र बन चुके थे। जो दूसरा पॉइंट माना जाता है यूरोपीय सभ्यता में परिवर्तन के, वो है नगर के लोग अब ये सोचने लगे थे कि हम किस प्रकार से गांव की तुलना में काफ़ी ज़्यादा हम सभ्य हो चुके हैं, हमारे अंदर टेक्नोलॉजी का विकास हो चुका है, हम नए नए उपकरणों का यूज़ करना सीख गए हैं, हम अपनी संस्कृति का विस्तार करना, किस प्रकार से उसको हम सराहनीय कर सकते हैं, वो सब नगर के लोग समझ चुके थे। नगरों की संख्या भी एक स्तर पर बढ़ने लगी थी। हर जगह देखा जाए तो गाँव की संख्या कम होने लगी थी यूरोप में और नगरों की संख्या बढ़ती चली जा रही थी। नगरों को राजाओं और चर्च से कुछ हद तक स्वायत्तता मिली थी, यानी कि उनको थोड़ा बहुत फ़ायदा होता था नगरों में राजाओं से और चर्च से। और जैसे चर्च होता है वहाँ पर वो अपनी प्रार्थना करते थे, वहाँ पर भी वो दान भेंट दिया करते थे और चर्च से भी उनको कुछ ना कुछ वापस में मिलता जाता था। जो थर्ड पॉइंट है, नगर अमीर अभिजात वर्ग और कलाकारों को सहायता प्रदान करते थे, क्योंकि नगर में सब तरह की चीज़ें पाई जाती हैं और सब तरह के रोजगार मिलते थे। तो वहाँ पे अमीर लोग हो चाहे अभिजात वर्ग हो, चाहे वो किसी प्रकार से जो कलाकार होते हैं या फिर अलग अलग आर्किटेक्ट होते हैं, जो भी कुछ भी होता है, सबको वहाँ पर कुछ ना कुछ सहायता मिलती थी, अर्थात उनको कोई ना कोई रोजगार मिल जाता था। इसी समय मुद्रण, मतलब कि जो हमारी प्रिंटिंग होती है, छपाई होती है, उसका आविष्कार भी होने लगा था, जिससे पुस्तकें मिलनी शुरू हो गई थी। और पुस्तकें मिलेंगी तो लोगों का ज्ञान भी बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि पुस्तकों में ही सब कुछ लिखा रहता है। और वहाँ पर यूरोप में फ्लोरेंस और वेनिस तो वैसे भी ज्ञान का केंद्र बन ही चुके थे। वहाँ पर स्कूलों का विकास हो चुका था, विश्वविद्यालयों का विकास हो चुका था। वहाँ पर लोगों को शिक्षित किया जाता था, पढ़ाया जाता था, ताकि वो अपने बेहतर कल को भी बेहतर से बेहतर बना सके। वहाँ पर पुस्तकें होने लगी जिससे लोगों को प्राप्त होने लगी, जिससे जनता के ज्ञान में भी वृद्धि हुई और लोग अपने आधुनिक विश्व की तुलना यूनानी और रोमन सभ्यता से करने लगे थे। अब ये माना जाने लगा कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार अपना धर्म चुन सकता था, क्योंकि वहाँ पर सबको स्वायत्तता मिल चुकी थी। अगर वह हिंदू धर्म अपना चाहे तो हिंदू धर्म अपना सकता है, ईसाई धर्म अपनाना चाहे तो ईसाई धर्म अपना सकता है, सिख चाहे तो सिख, इस्लाम चाहे तो इस्लाम। जिस भी प्रकार से वो अपने धर्म को अपनाना चाहता है, वो फ्रीली अपना सकता है, किसी का उस पर रोक टोक और हस्तक्षेप नहीं होगा। पृथ्वी के केंद्र संबंधित चर्च के विश्वासों को वैज्ञानिक गलत सिद्ध कर रहे थे। मतलब ये मान के चलो कि वहाँ पे ज्ञान तो बढ़ रहा था, पुस्तकें छप रही थी, मुद्रण का आविष्कार हो चुका था, लोगों में ज्ञान का भंडार पैदा होते जा रहा था। संस्कृति के बाद हम 14वीं शताब्दी में हम यूरोपीय सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं, किस प्रकार से यूरोपीय सभ्यता की संस्कृति में बदलाव आया। अब उस बदलाव को हम कैसे जानकारी प्राप्त करेंगे? कुछ ना कुछ चीज़ें तो होंगी ऐसी जिससे हमें ये पता चल पाएगा कि हाँ, ऐसी ऐसी संस्कृति थी और ऐसे में परिवर्तित होती चली गई। तो देखा जाए तो 14वीं शताब्दी से यूरोपीय इतिहास जानकारी के लिए ज़्यादातर सामग्री दस्तावेज थी, मुद्रित पुस्तकें, ठीक है, जिसे हाथ से लिखी जाती थी, चित्र और मूर्तियाँ और भवन, ये सारे चीज़ें पाई जाती थी, जिससे हमें 14वीं शताब्दी का इतिहास पता चलता है। ये सामग्री यूरोप और अमेरिका के अभिलेखगारों, कला चित्रशालों और संग्रहालयों में सुरक्षित रखी हुई है। 19वीं शताब्दी के इतिहासकारों ने इस काल के सांस्कृतिक परिवर्तन के बारे में रेनेसा शब्द का प्रयोग किया, कि जिस प्रकार से इस संस्कृति में परिवर्तन आए हैं, उसको इतिहासकारों ने रेनेसा या पुनर्जागरण का नाम दिया है, इस शब्द से उसको संबोधित किया है। अब हमारा जो अगला ही टॉपिक है वो इसी पर है कि रेनेसा या पुनर्जागरण शब्द का मतलब क्या होता है, आखिर में उसका प्रयोग किया क्यों जाता था। पुनर्जागरण या रेनेसा 14वीं और 17वीं शताब्दी के मध्य
यूरोप में अनेक परिवर्तन आए। 19वीं सदी के इतिहासकारों ने उस काल के सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाने के लिए रेनेसां शब्द का प्रयोग किया था, जैसा कि अभी बताया गया था। पुनर्जागरण को अंग्रेजी में रेनेसां कहते हैं और हिंदी में पुनः जागरण, जो कि फ्रांसीसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ फिर से जागना या फिर से उठकर खड़ा होना भी होता है। आधुनिक युग का आरंभ पुनर्जागरण से माना जाता है। इस दौरान मानव में अनेक बौद्धिक परिवर्तन हो रहे थे, जिससे आधुनिक युग की शुरुआत हुई। तो अधिकतर युग का अंत हुआ। इसे ही पुनर्जागरण मतलब कि मान के चलो कि पुनर्जागरण का अर्थ होता है कि फिर से जागना। जिस प्रकार से यूरोप की जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, उसको वो वापस उस चरम स्तर पे आ गया था या फिर उसका वापस उत्कर्ष हुआ था, उसी प्रकार किसी किसी देश की जो संस्कृति थी या किसी किसी देश की सभ्यता थी, वो उसका अंत होता चला जा रहा था। एक उजागर हो रहा है तो एक घट रहा है। इस प्रकार से बरखाट के अनुसार इतिहास का संबंध सांस्कृतिक दोगी से है। उन्होंने अपनी पुस्तक द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेस इन इटली में संस्कृति का उल्लेख किया है। इस संस्कृति का आधार एक नया विश्वास तथा स्वयं निर्णय ले और अपनी दक्षता को बढ़ाने में सक्षम है। ऐसा व्यक्ति अनेक सॉरी ऐसा व्यक्ति अधिक ऐसा व्यक्ति माना जाता था कि मध्यकालीन मानव पर चर्चा का नियंत्रण बन सकता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो मतलब इससे आपको ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा, आपसे 2 नंबर का पूछा जाएगा कि पुनः जागरण और रेनेसां शब्द का प्रयोग किस लिए किया गया था और किस चीज़ को संबोधित करते थे। कि नगरों का पुनरुत्थान। पश्चिमी जो रोम साम्राज्य था उसका पतन होने लगा था, जिसके कारण जो इटली की राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्रों का विनाश हो गया था। जब पश्चिमी रोम साम्राज्य का पतन हुआ, क्योंकि पश्चिमी रोम साम्राज्य काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पाया गया था, मैं 3rd चैप्टर में पढ़ा था इस चीज़ के बारे में। इस समय कोई भी एकीकृत सरकार नहीं थी और रोम का पोप जो अपने राज्य में बेशक सार्वभौम माना जाता था, वो समस्त यूरोपीय राजनीतिक में इतना मजबूत भी नहीं था, जिससे वो इस इटली को विनाश होने से बचा सके। फिर धीरे धीरे समय के साथ साथ इटली ने भी अपना विस्तार पकड़ा और एक नए सिरे से अपने आप का पुनरुत्थान किया, पुनर्जागरण की ओर बढ़ता चला गया। बाइजेंटाइन साम्राज्य और इस्लामी देशों के बीच, बाइजेंटाइन साम्राज्य को उस टाइम पे पूर्वी रोम साम्राज्य कहा जाता था। ठीक है। बाइजेंटाइन साम्राज्य और इस्लामी देशों के बीच व्यापार को बढ़ाने के लिए जो इटली के तटवर्ती बंदरगाह पाए जाते थे पहले के टाइम में, वो काफ़ी ज़्यादा विनाश हो चुके थे और बाद में इनका पुनः जीवित हुआ। जो वहाँ के इटली के जो तटवर्ती बंदरगाह थे वो पुनः जीवित हो गए और उन पे भी व्यापार होना शुरू हो गया था। एक देश से दूसरे देश पे व्यापार, आना जाना, आवाजाही सब कुछ शुरू हो गया था। 12वीं शताब्दी से जब मंगोलों और चीन के साथ व्यापार किया गया, क्योंकि रेशम मार्ग जो कि सबसे प्रसिद्ध व्यापार का मार्ग माना जाता है, रेशम मार्ग से ही व्यापार आरंभ किया था मंगोलों ने चीन के साथ। इसके कारण पश्चिमी यूरोपीय देशों को ही व्यापार में काफ़ी ज़्यादा लाभ पहुंचा और सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट माना जाता है वो इटली है। उसने इस व्यापार में अपनी एक मुख्य भूमिका निभाई थी। ठीक है। अब वे अपने आप को एक शक्तिशाली साम्राज्य के एक अंग के रूप में नहीं देखते थे, बल्कि वे अपने आप को एक स्वतंत्र मानते थे कि हम किसी के बंदिश में नहीं हैं। हम अपना व्यापार अपने देश के लिए करेंगे, अपने ट्रीटी करेंगे तो अपने देश के लिए करेंगे, अपने देश के विकास के लिए करेंगे। इस कारण से उन्होंने अपनी इटली के नगरों का पुनरुत्थान किया। नए राज्यों का समूह बनते चला गया और जो फ्लोरेंस और वेनिस थे वो एक गणराज्य के रूप में उभरा। वहाँ पर भी एक गण को लेकर, एक गणतंत्र को लेकर सबके मन के अंदर एक जिज्ञासा होने लगी थी, ताकि वे अपने राज्य को बचा सके, अपने राज्य को एक विकास के दौर में भी आगे बढ़ा सके। अन्य दरबारी नगर थे जिनका शासन राजकुमार चलाते थे। वहाँ पर भी राजकुमार थे। राजकुमार भी अपने अपने प्रजा को निर्देश देते थे ताकि वह अपने साम्राज्य में विस्तार करे और दूसरे साम्राज्य के तुलना में अपने आप को बेहतर प्रस्तुत कर सके। वेनिस और जेनेवा इटली के 2 सबसे महत्वपूर्ण नगर माने जाते हैं, जो कि यूरोप के अनेक क्षेत्रों में से एक है। ठीक है। यहाँ पर धर्माधिकारी और सामंत वर्ग राजनीतिक में शक्तिशाली नहीं थे। नगर के धनी व्यापारी और महाजन नगर के शासन में सक्रिय रूप से भाग लेते थे, जिससे नागरिकता की भावना पनपने लगी थी। यहाँ तक कि जब इन नगरों का शासन सैनिक तानाशाहों के हाथ में रहा, तब भी इन नगरों के निवासी अपने को यहाँ के एक नागरिक कहने में गर्व अनुभव करते थे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है विश्वविद्यालय तथा मानववाद।
विश्वविद्यालय जैसे कि बताया था कि मुद्रण छपाई का आविष्कार हो चुका था। यदि मुद्रण छपाई का आविष्कार होगा तो वहाँ पर किताबें छापी जाने लगेगी। और किताबें कहाँ पढ़ी जाती है? विश्वविद्यालय में, स्कूलों में पढ़ी जाती है। तो वहाँ पर भी स्कूलों का निर्माण होने लगा था। यूरोप में इटली के शहरों में सबसे पहले विश्वविद्यालय खोले गए थे, जो कि विधि शास्त्र के अध्ययन केंद्र थे। इसका कारण था कि इन नगरों के जो मुख्य पढ़ाए जाते थे वो सारे क्रियाकलाप व्यापारिक तौर पे और वाणिज्य संबंधित थे। अर्थात ये मान के चलो कि जहाँ जो वहाँ के इटली के जो विश्वविद्यालय थे वो विधि शास्त्र के अध्ययन के लिए खुले गए थे। ज़्यादातर वहाँ पर विधि शास्त्र के बारे में ही पढ़ाया जाता था। और वहाँ पर नगरों के जो मुख्य व्यापार हुआ करते थे और वाणिज्य संबंधित थे, उन्हीं सब के ऊपर ज्ञान दिया जाता था। इसीलिए वहाँ पर जो वकील होते थे, नोटरी होती थी, उनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती थी, क्योंकि वे नियमों को लिखते थे और उनके संबंधित उन सब चीज़ों की व्याख्या करते थे। और वो समझौते भी तैयार करते थे। यदि किसी व्यापार को करने के लिए एक कंपनी दूसरी कंपनी से कुछ ना कुछ साझा करती है, कुछ ना कुछ समझौते, कुछ ना कुछ वादे करती है, जिसके लिए वकीलों की ज़रूरत पड़ती थी। इसके बिना व्यापक स्तर पर व्यापार करना संभव बिल्कुल नहीं था। इसी वजह से विधि शास्त्र अर्थात कानून होता था। ठीक है, वहीं वहीं पर इटली में विधि शास्त्र का केंद्र माना जाता था, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा विधि शास्त्र के बारे में ही नॉलेज दी जाती थी। एक प्रिय विषय बन चुका था उस टाइम पे विधि शास्त्र। परंतु परंतु कानून के अध्ययन में यह परिवर्तन आए कि उसे रोमन संस्कृति के संदर्भ में पढ़ा जाने लगा। फ्रांचेस्को पेटार्क इस परिवर्तन का समर्थन करते हैं। पेटार्क के लिए पूरा काल एक विशेष सभ्यता थी। मतलब कि जो पुरानी सभ्यता चलती आई थी वो एक विशेष माना जाता था, जिसे यूनानी और रोमन के वास्तविक शब्दों के अनुसार ही अच्छी तरह से समझा जा सकता है। अतः उसने इस बात पर भी बल दिया कि इन प्राचीन लेखकों की रचनाओं का अच्छी तरह से अध्ययन किया जाए। इस शिक्षा कार्यक्रम के अनुसार केवल धार्मिक शिक्षा ही काफ़ी नहीं है, बल्कि इसके अलावा भी बहुत कुछ जानना बाकी है लोगों के लिए। इतिहासकारों ने इसी नई संस्कृति को मानवतावाद का नाम दिया, मानवतावाद से संबोधित किया। यदि इस चैप्टर से आपको विश्वविद्यालय के बारे में पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि इटली का एक विश्वविद्यालय था जहाँ पर विधि शास्त्र अर्थात कानून के विषयों में लोगों को पढ़ाया जाता था। वहाँ पर वो विधि शास्त्र के अध्ययन का केंद्र बन चुका था। और किस प्रकार से वहाँ पर व्यापार और वाणिज्य संबंधित चीज़ों को पढ़ाया जाता था और उस पर लोग वर्क भी करते थे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इतिहास का मानववादी दृष्टिकोण। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। आखिरकार मानववाद क्या होता है, मानववाद के अभिलक्षण क्या होते हैं, ये सब इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वही है मानववाद। पुनर्जागरण से पहले जो विचारक हुआ करते थे, या पुनर्जागरण जो कि रेनेसा, उसे इंग्लिश में रेनेसा कहा जाता है, उसके पहले आने से पहले जो वहाँ के विचारक होते थे वो जन्म और मृत्यु के परिणामों पर सोच विचार किया करते थे कि किस प्रकार से लोग जन्म लेते हैं, किस प्रकार से वो अपने चरमोत्कर्ष में पहुंचकर मृत्यु के एक भागीदारी बन जाते हैं, इसके बारे में ही सोचा करते थे। लेकिन अब वर्तमान जीवन का परलोक की तैयारी समझते थे। परंतु पुनर्जागरण से ये दृष्टिकोण बदल गया। किस प्रकार से बदला? अब विचारक मानव की वर्तमान समस्याओं पर विचार करने लगे हैं। कैसे? आजकल के जो मानव हैं, जो भी आजकल के मनुष्य हैं, वो किस प्रकार से अपने करियर को लेकर या फिर अपने देश को लेकर किस प्रकार से अपनी भागीदारी प्रस्तुत करते हैं, या अपना मत प्रस्तुत करते हैं, या अपना जो भी अपने मनोवैज्ञानिक चीज़ें होती हैं उन चीज़ को अपना रखते हैं। उन सब चीज़ों पर विचारक विचार करना शुरू कर दिए, विचार विमर्श करना शुरू कर दिए। एक मानव किस प्रकार से क्या सोचता है, क्या वो रूपरेखा रखता है, सब कुछ अब वो विचारक समझने लगे हैं, अर्थात वर्तमान समस्याओं पर विचार करने लगे हैं। मानव के इस दृष्टिकोण को ही मानववाद कहा जाता है। इतिहासकार पेटार्क को मानववाद का पिता कहा जाता है। यदि आपसे पूछा जाए तो आप परिभाषा के बाद इसके पिता या इसके जनक के बारे में भी लिख सकते हैं कि इसके जनक को पेटार्क कहा जाता है। मानववाद के लेखकों ने मानव को केंद्र बिंदु माना और उसी के अनुसार अपने विचार दिए। यदि मानव को केंद्र पर रखा और उसी के ऊपर विचार विमर्श करना शुरू कर दिया, क्योंकि आजकल तो हम राजनीतिक के विचारक समझते हैं, राजनीति को किस प्रकार से देखा जाता है, समझा जाता है।
अनेक अनेक चीज़ों को लेकर विचार विमर्श चलते आते हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण माना जाता है कि मानववाद, हम मानव के ऊपर किस प्रकार से विचार विमर्श करें, ये सबसे पहले पेटार्क ने ही शुरू किया था, जिन्हें हम मानववाद का जनक भी कहते हैं। मानववाद के अभिलक्षण। मानववाद के जो अभिलक्षण का जो पहला पॉइंट है वही है कानून का अध्ययन रोमन संस्कृति के संदर्भ में करना, कि वहाँ के कानून का अध्ययन रोमन संस्कृति के संदर्भ में करना, क्योंकि रोमन संस्कृति काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। 3 देशों में पाई गई थी रोमन संस्कृति, 3 महाद्वीपों में फैला गया था। पेटार्क के अनुसार रोमन सभ्यता का अध्ययन प्राचीन यूनानी और रोमनों के वास्तविकों शब्दों के माध्यम से किया जाना चाहिए, अतः प्राचीन लेखों की रचनाओं का अध्ययन अच्छी तरह से किया जाए। ये बताया जा रहा है कि रोमन संस्कृति के संदर्भ में हम कानून को किस प्रकार से पढ़ते हैं, अतः प्राचीन लेखकों की रचनाओं का अध्ययन अच्छी तरह से किया जाए। ज्ञान का प्रसार। मानवतावाद के अंतर्गत ये माना गया है कि व्यक्ति का ज्ञान अभी अधूरा है। ये केवल धार्मिक शिक्षा तक सीमित नहीं बल्कि इसमें इतिहास, राजनीतिक, भूगोल आदि को भी शामिल किया जाता है, तभी तभी एक अच्छी तरह से ज्ञान का प्रचार हो सकेगा। वाद विवाद का महत्व। मानवतावादियों द्वारा वाद विवाद पर जोर दिया गया। उनके अनुसार जिस प्रकार शरीर को मजबूत करने के लिए व्यायाम जरूरी होता है, उसी प्रकार मस्तिष्क की ताकत बढ़ाने के लिए वाद विवाद आवश्यक है। यदि हम वाद विवाद या किसी भी एक टॉपिक को लेकर हम बात करेंगे तो हमारे मस्तिष्क पर जोर पड़ता है, हम भी एक नई चीज़ से रूबरू होने वाले होते हैं कि आखिर इस कड़ी से इस कड़ी को उस कड़ी से ऐसे जोड़ के जब हम वाद विवाद को देखते हैं तब हमें हमारा जो मस्तिष्क को भी काफ़ी ज़्यादा, ये कहते हैं ना कि अगर हम कुछ नहीं सोचते हैं, बस ऐसे एवे खाते हैं पीते हैं मस्त से सोते हैं टीवी देखते हैं, तो दिमाग में जंग लग जाता है। यदि हम कुछ सोचते हैं या कुछ पढ़ते हैं या हम कुछ नई क्रिएटिविटी करते हैं तो वो जंग धीरे धीरे घिसता चला जाता है, ठीक है, और वो क्लीन हो जाता है और वो हमारे लिए ही फायदेमंद होता है। यूरोप में पुनर्जागरण के कारण। हमने यूरोप की सभ्यता के बारे में पढ़ा, यूरोप की संस्कृति में आए परिवर्तनों के बारे में पढ़ा है। अब यूरोप में पुनर्जागरण के क्या कारण थे, आखिरकार यूरोप में ही ऐसा क्यों कहा गया कि यूरोप को वापस जागना चाहिए, यूरोप को वापस अपने शिखर पे आना चाहिए, या यूरोप को एक वापस नई शुरुआत करनी चाहिए, ऐसा क्यों कहा गया था? इसके निम्नलिखित कारण हैं, जिन कारणों में से सबसे पहला कारण है धर्म सुधार आंदोलन। ईसाई धर्म में अनेक अंधविश्वास फैले। देखो, हर एक धर्म में अंधविश्वास फैला जाता है, अनेक प्रकार के बाबा लोग होते हैं, अनेक प्रकार के चीज़ें पाई जाती हैं, वो लोग हमको भटकाते रहते हैं कि आप ये करो, आपको इससे ये होगा, फ़ायदा मिलेगा। हम फ़ायदे के चक्कर में अंधविश्वास के एक पेटरी में बंधते चले जाते हैं और वो अंधविश्वास हमारे चारों कुंडली मार के बैठ जाती है। सबसे मेन यही है कि धर्म में ज़्यादातर, धर्म अच्छा है, धर्म अपनाते हैं, सबका अपना अपना धर्म है, बट उसमें सबसे बुरी जो बात की जाती है वो है अंधविश्वास। हम अंधविश्वास के चलते चलते अपने आप को निराश करते जाते हैं अपने धर्म को लेकर। ईसाई धर्म में अनेक अंधविश्वास प्रचलित थे। पोप और पादरी भी अपने शक्तियों का दुरुपयोग करते थे। हाँ, वो लोग अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते थे, वो लोग अपने आप को सार्वभौम मानते थे। वो कहते थे कि मैं नगर में सबसे ज़्यादा ज्ञानी हूँ, मैं जो कहूँगा वो ईश्वर कहेगा, इनका ये मानना था, और इस चक्कर में वो जो कहते थे और लोग उनकी बातों को मानते थे। इसके चक्कर में अंधविश्वास धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा प्रचलित होता चला गया था। मार्टिन लूथर ने चर्च में प्रचलित बुरी प्रथाओं और रीति रिवाजों का विरोध किया, जिससे धर्म सुधार आंदोलन को बढ़ावा मिला। धर्म सुधार आंदोलन के कारण ईसाई धर्म 2 भागों में बट गया था। पहला जो था वो रोमन कैथोलिक था और दूसरा था प्रोटेस्टेंट। परंतु इस धर्म सुधार आंदोलन के कारण ही अंधकार युग का अंत हुआ और पुनर्जागरण को बढ़ावा मिला। यूरोप में सबसे महत्वपूर्ण जो कारण माना जाता है पुनर्जागरण के उदय होने का, वो है सबसे पहले धर्म सुधार। जैसे कि किस प्रकार से मार्टिन लूथर ने चर्च में प्रचलित बुरी प्रथाओं को उजागर किया और उसके खिलाफ आंदोलन शुरू किया, और लोगों में इसका आक्रोश बढ़ा और उन्होंने भी इस बुरी प्रथाओं का विरोध के लिए एक आंदोलन छेड़ दिया, जिस प्रकार से जो ईसाई धर्म है वो 2 भागों में बढ़ता चला गया। एक जो मानते थे, एक जो वो अंधविश्वास है बुरी प्रथाओं के खिलाफ थे, जिसके कारण नए युग की शुरुआत हुई पुनर्जागरण के साथ। अब जो दूसरा पॉइंट है वो है मुद्रण का आविष्कार। गुटेनबर्ग
ने छापे खाने का आविष्कार किया। गुटेनबर्ग की बाइबल सबसे पहली पुस्तक थी जो यूरोप में छपी गई थी। छापे खाने के आविष्कार से पुस्तकें जनता तक पहुंच गई, जिससे जनता तक विद्वानों के नए नए विचार पहुंचने लगे। इन नए विचारों ने लोगों में अंधविश्वास समाप्त करने और पुनर्जागरण लाने में सहायता मिली। बहुत ईजी टॉपिक है ये, आराम से समझ आ जाएगा आपको। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है भौगोलिक भौगोलिक खोजें। भौगोलिक खोजों द्वारा नए समुद्री मार्गों का पता चलने से नए नए देशों की खोज हुई। जैसे कोलंबस ने 1492 में ईस्वी में अमेरिका की खोज की थी और वास्को डी गामा में 1498 में भारत की खोज की थी, जिसे एक देश के लोग दूसरे देशों के लोगों को मिलने के लिए, और इस प्रकार उनकी विचारधारा और परिवर्तन आए, जिससे अंधविश्वास समाप्त हो गया और पुनर्जागरण को बढ़ावा मिला। आपने ये पढ़ा होगा कि किस प्रकार कोलंबस ने भारत की खोज करने निकला था, क्योंकि एक टी पॉइंट आया था समुद्र के मार्ग में, एक टी पॉइंट आया था, उन्होंने वो रॉन्ग क्रॉसिंग कर ली थी, जिससे कारण वो अमेरिका पहुंच गए थे। और जो कोलंबस थे और जो उसके साथी थे, उन्होंने अमेरिका को रेड इंडियन के नाम से बोला था, क्योंकि वहाँ के लोग ज़्यादातर लाल लाल दिखते थे। इस प्रकार से वहाँ के लोगों को रेड इंडियन कहा था कोलंबस ने। आखिर में उसको भारत की खोज करनी थी, लेकिन वो चला गया टी पॉइंट के गलती से अमेरिका चला गया, भारत ना जा पाया। और वो समझ लगा कि ये रेड इंडियन है, हमने इंडिया का खोज कर लिया है, जो उसकी गलतफहमी थी। फिर 1498 में भारत की खोज की थी वास्को डी गामा ने। उसने राइट पकड़ा था, वो केरल में गया था, केरल में कालीकोटा गया था मे बी, और वहाँ पर उसका भव्य स्वागत किया गया था उसके राजाओं के द्वारा। और वहाँ पे सबसे पहले वहाँ के जो वास्को डी गामा थे, उन्होंने वहाँ की मसालों की सबसे ज़्यादा तारीफ की थी और मसालों का वहाँ से निर्यात और आयात करवाया था। ये 7 चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट आपको सेकंड वीडियो में मिलेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट में अपने डाउट बताना, जो आपको टॉपिक समझना हो वापस बता देना, मैं आपको अलग से वो टॉपिक बता दूंगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिना सब्सक्राइब किए बिल्कुल मत जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।